Namaste to all the students of Pinnacle Study Circle who are preparing for upcoming CTET 2020 examination. My name is राहुल थापा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल की सहायता से लगातार आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जानकारी दे रहा हूं, और उसमें खासकर हम ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक पर फोकस कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्लास 6 की टेक्स्ट बुक द अर्थ आर इन्वायरमेंट को द अर्थ आर हैबिटेट को पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 7 की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट इन्वायरमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण जो शब्द है ये फ्रेंच लेटर का शब्द है, ध्यान रखें। तो फ्रेंच लेटर का शब्द से बना है आपका पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग। जो फ्रेंच जो लेटर है वो है इनवीरोनर। तो इस शब्द से बना है आपका फ्रेंच, आपका इन्वायरमेंट शब्द, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है, यानी कि आपके आसपास के आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं इन कॉमन डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड की हम बात करें, यानी कि प्रदान करता है एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, लैंड टू लिव एंड वाटर टू ड्रिंक। तो ये चारों चीज़ें हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूसली मॉडिफाइंग इट। और हम ह्यूमन जो मानव है ये लगातार इनको प्रभावित भी कर रहे हैं या मॉडिफाई भी कर रहे हैं, जैसे एयर पॉल्यूट करके। फूड को भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं। फूड को पॉल्यूट कैसे कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र और तथा जीएमओज, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे जो हाई, जैसे आपका बीटी बैगन या बीटी कॉटन, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसको अब हमारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन, जिसको हम अब खेती कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि इनको लैब में निर्मित किया जाता है, और ये नेचुरल जो लॉज है उसके अगेंस्ट में जाकर इसका प्रोडक्शन होता है, इसको बनाया जाता है, इन्वेंट किया जाता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। और इसीलिए जो जीएमओज होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनको बैन किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हम फूड को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके, इसी कारण लैंड यानी कि सॉइल पॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। लैंड पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब वाले एरिया में जो जिस प्रकार से केमिकल और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके खेती की गई थी और लोग कर रहे थे वहाँ के किसान, आज वहाँ पर जो जो स्थिति है वो बहुत ही डेंजर है। वहाँ पर जो फूड कल्टीवेशन का जो प्रोडक्शन है वो दिन प्रतिदिन गिर रहा है, और खेती हर ज़मीनें अब बंजर भी होने की अवस्था में पहुँच चुकी है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से जीवन जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी वहाँ पर खो रहा है या खो चुके हैं। अब बात करते हैं वाटर टू ड्रिंक, और तथा हम पानी को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो ये था एक जनरल एक्सप्लेनेशन इन्वायरमेंट पर। तो उसी तरह हम नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई भी करते हैं, जंगलों को काट कर डिफोरेस्टेशन करके हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, और जिससे नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत ही बहुतायत में प्रभावित होता है।
अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम। कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो कंपोनेंट्स हमें नज़र आते हैं, तो मोटे तौर पर हम उन कंपोनेंट को 3 भागों में बांटते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, COE। तो पहला है हमारे पास नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा है हमारे पास ह्यूमन कंपोनेंट, क्लियर, और तीसरा है हमारे पास ह्यूमन मेड, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेड कंपोनेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट की। तो इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये चीज़ें सम्मिलित होती हैं, 4 चीज़ें। ह्यूमन कंपोनेंट की हम बात करें तो इंडिविजुअल से शुरू करते हैं, इंडिविजुअल से, यानी कि एक व्यक्ति से। फिर है हमारे पास कई सारे इंडिविजुअल जब मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं फैमिली का। देन निर्माण होता है कम्युनिटी का, क्लियर। देन होता है रिलीजन, ओके। तो उसी तरह हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को एक निश्चित स्कूल, किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में। उसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरीज, या इसको हम कह सकते हैं इनफॉर्मल या डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और तीसरा है हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास अलग अलग ह्यूमन कंपोनेंट है। उसी तरह ह्यूमन मेड कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास है बिल्डिंग्स, है ना, इसी भांति हम ब्रिजेस का निर्माण करते हैं, हम रोड्स, है ना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। उसी तरह हम इंडस्ट्रीज़ का निर्माण करते हैं, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। उसी तरह हम मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, है ना, मॉन्यूमेंट्स जैसे लाल किला, ताजमहल, है ना, ये हमारे पास विभिन्न मॉन्यूमेंट्स के भी FRI हमारे देहरादून में ही स्थित है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है जो मानव द्वारा निर्मित हैं। अब बात करते हैं जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इसको जो मोटे तौर पर अगर हम सेंटर्ड रहें नेचुरल इन्वायरमेंट पर, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बायोटिक या अबायोटिक, क्लियर। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम किन भागों में बांटेंगे, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कहेंगे लिविंग और अबायोटिक कहेंगे नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग में आ जाएंगे आपके प्लांट, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज एंड फंजाई, ETC, है ना, जिन सब में जीवन होता है। नॉन लिविंग में आ जाएंगे, इसके जो एग्जांपल होंगे जैसे सनलाइट, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, तो ये इसके एग्जांपल ये हैं अबायोटिक के, ये है बायोटिक। तो बायोटिक को आप कॉमनली आप फ्लोराज एंड फाउनाज भी कह सकते हैं। फ्लोराज में आ जाएंगे आपके पादप जगत और फाउनाज में जंतु जगत। तो ये तो था आपका बेसिक एक जनरल आउटलाइन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं NCERT।
अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उससे आपको एक आइडिया तो मिल चुका होगा कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी इर्द गिर्द जो प्लेसेस हैं, जो पीपल, जो लोग रहते हैं, जो वस्तुएं हैं प्राकृतिक, है ना, तो इन सबको हम पर्यावरण ही कहते हैं। तो पर्यावरण को आप कह सकते हैं कि ये एक मिश्रण है ह्यूमन मेड एंड नेचुरल कंपोनेंट्स का। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो नेचुरल इन्वायरमेंट की हम बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट मुख्यतः लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स के मिलने के साथ बना है। ठीक है, और बाकी हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। यानी कि जो हमारा जो लास्ट जो वीडियो था क्लास 6 की चैप्टर का, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हमें इसमें रिपीट करने के लिए इस चैप्टर में कॉलम्स हैं तो हम इसको रिपीट करते हैं। तो लिथोस्फीयर की बात करें सबसे प्रथम स्थलमंडल की, तो जैसे कि हम जानते हैं ये सॉलिड रहता है। ठीक है, लिथोस्फीयर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि जो लिथोस्फीयर है मुख्यतः हम क्रस्ट को, पृथ्वी की क्रस्ट को दो भागों में बांटते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट या महासागरीय परत, इससे भी हम इसको बाइफरकेट करते हैं। तो उसी की भांति हमें जो विभिन्न प्रकार की इरेगुलर सरफेस हमें देखने को मिलते हैं दोनों कॉन्टिनेंट और ओशन में, से हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेटूज देखने को मिलते हैं, प्लेन्स, वैलीज, गॉर्जेस, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट में भी। और डीप ओशन यानी कि समुद्र की जो तलहट है, यानी कि ओशनिक बेसिन, में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि समुद्र के नीचे कोई भी लैंडफॉर्म्स डेवलप नहीं है। समुद्र के नीचे सर्वाधिक अनडिस्कवर्ड शेप ऑफ लैंडफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। हम अभी तक समुद्र का 30 to 40% ही हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है। भले ही हम मार्स के बारे में सब जाने, लेकिन हम अपने ही पृथ्वी पर जो समुद्र के भीतर क्या स्थिति है, इससे हम अभी भी अपरिचित हैं। आगे बढ़ते हैं, लिथोस्फीयर के बारे में हमने और क्या जानना है कि भाई लिथोस्फीयर जो है आप फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो फाउंड इन द ओशनिक फ्लोर। ठीक है, वो तो खैर लैंडफॉर्म्स हमने डिफाइन किया आपको। अब हमें ध्यान रखना चाहिए लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ। यानी कि जो जो लिथोस्फीयर है ना, थोड़ा राइटिंग बड़ा एक इशू है। लिथोस्फीयर जो है ये हमें लैंड प्रोवाइड करता है फॉर फार्मिंग, इसको आप एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं, है ना, फॉर सेटलमेंट यानी कि रहने के लिए। क्लियर? इसी तरह मिनरल्स हमें लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर की हम बात करें, अब स्थलमंडल हमने पढ़ चुके हैं, तो अब बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल जो है ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन अभी हमें सिर्फ बेसिक ध्यान रखना है। हाइड्रोस्फीयर ये हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो वाटर बॉडीज हैं से मिलकर बनता है। ये वाटर बॉडीज जैसे आपका वेल, है ना, टैंक, रिवर्स, ओशन, सॉरी सी आएगा, सी फिर आएगा, तो इनसे मिलकर बनता है आपका हाइड्रोस्फीयर। लेकिन ध्यान रखें भारत का मुख्यतः इन हाइड्रोस्फीयर को हम दो भागों में और बांट सकते हैं, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश या सैलाइन या सॉल्टी भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन जब हम बात करें जीवन की, यानी कि
लाइफ की। तो ये दोनों ही फ्रेश वाटर तथा सैलिन वाटर यानी कि ब्रैकिश वाटर, दोनों में ही हमें जीवन देखने को मिलता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पानी बहुत ही ज़्यादा एक इसेंशियल एक कंपाउंड है जो समस्त जीवन बनाए रखता है। तो अब बात करते हैं एटमोस्फेयर की। एटमोस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? एक थिन लेयर का, थिन हवा का एक लेयर है, परत है, जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए रखता है और इस परत को एक स्थान पर बनाए रखता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स दैट होल्ड्स अप द एटमोस्फेयर अराउंड इट, एंड इट प्रोटेक्ट्स अस अल्टीमेटली from harmful rays that comes out from the sun, जिसको हम कहते हैं यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज, तथा स्कॉर्चिंग की तेज धूप से भी हमें, तेज धूप से होने वाले जो नुकसान है वो उससे भी हमारी जो विभिन्न एटमोस्फेरिक लेयर है ये हमें बचाती हैं। हमारे पृथ्वी पर कई सारे एटमोस्फेरिक लेयर हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड द लास्ट में मैग्नेटोस्फेयर। लेकिन जीवन की बात करें तो लाइवलीनेस सबसे ज्यादा रहता है ट्रोपोस्फेयर में यानी कि क्षोभमंडल में। समस्त मौसमी घटनाएं भी ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। इस बारे में डिटेल में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हमें ध्यान रखना है कि जो एटमोस्फेयर है यही अल्टीमेटली बदलाव लाता है हमारे मौसम में और क्लाइमेट में। अब बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम की। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम यानी कि पादपों और पौधों को मिलकर ही बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। और ये जो बायोस्फीयर है ये एक बहुत ही नैरो जोन है जो पृथ्वी और पृथ्वी पर भूमि, जल तथा वायु के मध्य में इनके इंटरेक्शन से मिलने से बनता है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड by the interaction of the all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment and in which they live in, and all the linked by transfer of energy and material। ठीक है, जैसे आप नीचे आप देख सकते हैं स्केच में एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाया जा रहा है इसमें छोटे तौर पे। तो पॉन्ड का इकोसिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पर गायें दिख रही हैं, आपको हिरन दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, ग्रासेस दिख रही हैं, तो दिख रहे हैं, तो पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। तो नदी में हंस भी दिख रहा है, तो लोटस भी दिख रहा है। तो यानी कि ये नदी का एक तालाब का एक अपना ही एक इकोसिस्टम यहाँ पर माइक्रो स्केल पे ये डेवलप, ये फिगर इसका शो कर रहा है। तो उसी की तरह एक ओशन का अपना एक इकोसिस्टम होता है, उसी तरह एक जंगल का, अमेजन फॉरेस्ट का जैसे अपना एक अलग इकोसिस्टम है, किसी ग्रासलैंड का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे सवाना ग्रासलैंड आपने सुना होगा, सवाना ग्रासलैंड का तो उनका एक अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। उसी तरह डेजर्ट का एक अलग इकोसिस्टम होता है, माउंटेन का पहाड़ी एरिया का इकोसिस्टम अपना क्षेत्र में अलग होता है। उसी माइक्रो स्केल में आपके घर में यदि आपने बागीचा बना रखा है फलों का, तो उसका भी अपना एक अलग इकोसिस्टम होगा माइक्रो लेवल पे। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं माइक्रो इकोसिस्टम की जो यूनिट है, पारिस्थितिकी जो यूनिट है, ये अलग अलग होती है। इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र भी हिंदी में कहते हैं। और ध्यान, जब हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये 5 जून को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो और जो प्लांट एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, ये सभी अपने आसपास के आवरण पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा इनके बीच का जो संबंध है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक दूसरे के साथ, यही अल्टीमेटली इकोसिस्टम को बनाते हैं। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है ये लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी होता है, तो ग्रासलैंड का भी, डेजर्ट का भी, माउंटेन्स का भी, लेक्स का, रिवर्स का, ओशन का, और इवन स्मॉल पॉन्ड का, छोटे तालाबों का भी अपना इकोसिस्टम होता है, जो मैंने आपको पहले explain किया। अब बात करते हैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की। तो ह्यूमन बीइंग जो है मानव, वह पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन अपनी जरूरतों के आधार पर। तो अपनी जरूरतों के आधार पर हम पर्यावरण पर बदलाव प्रभावित करते हैं। जैसे अर्ली ह्यूमन, हमारे एंसेस्टर्स की बात करें, होमो सेपियंस,
शुरुआती तौर पे उन्होंने simple life and fulfill their requirement from the natural environment. उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति जो आवरण है उसी का इस्तेमाल कर अपने आप को अडेप्ट किया तथा अपने फूड रिसोर्सेज, अपने एनर्जी रिसोर्सेज, अपने रहने के लिए घर सभी प्रकृति से ही उन्होंने प्राप्त किए तथा जंगलों से ही प्राप्त किए तथा धीरे धीरे उन्होंने न्यू वेज ऑफ नॉलेज को ऐसे डिसिमिनेट करते हुए डोमेस्टिकेशन शुरू किया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड स्टार्टेड हैविंग दी सेटल्ड लाइफ और इस तरह का सेटल्ड लाइफ की तरफ एग्रीकल्चर करना शुरू किया। इससे पहले जो वो लोग नोमैड से खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे अब वह एक सेडेंटरी लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे, सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया जिससे अब फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा। इसी तरह बार्टर सिस्टम भी डेवलप हुआ। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु नियमन का एक सिद्धांत है, जैसे एक्सचेंज ऑफ फूड्स होता है, यानी कि देयर इज नो सर्टेन मॉनेटरी या ऐसे कोई मुद्रा का इसमें इस्तेमाल नहीं होता। बस आपके पास कोई चीज बहुतायत में है और दूसरे किसी इंडिविजुअल के पास वो चीज बहुतायत में है, दूसरी चीज बहुतायत में है, जैसे उसके पास चावल बहुतायत में, मेरे पास गेहूं बहुतायत में, तो हम दोनों अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से गुड्स को एक्सचेंज इसमें करते हैं, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। और समय के साथ हमने ट्रेड स्टार्ट किया, कॉमर्स भी डेवलप हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने औद्योगिक क्रांति करी जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन संभव हो सका। पहले जो हम सूती के वस्त्र काट कर चरखे में एक महीने में सपोज एक कमीज को बनने में एक महीने लगते, तो अब हम एक दिन में 60 कमीजें या 600 कमीजें बनाने की क्षमता हमारी मशीनीकरण के साथ होने लगी। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम वेरी फास्टर। ठीक है, उसके बाद उसके साथ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ, सूचना में क्रांति आई और हमारा जो कम्युनिकेशन वो और फास्टर हुआ और हम अब चंद दूरी पर नहीं, अब कई लाखों किलोमीटर दूर भी हम बात कर सकते हैं। इवन हम मार्स में भी अपने रेडियो सिग्नल भेजकर वार्तालाप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं as it is performed by the scientists or performed by the scientists or cosmologists। तो यानी कि जो मानव है इन्होंने धीरे धीरे अपने बौद्धिक विकास के साथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़े हैं और इन चमत्कारों के साथ हमने कई चीजें विकसित की है। जैसे अगर हम कॉमन जनरल उसमें कहें तो इंसानों को पहली बुक प्रिंट करने में लगभग हजारों साल लग गए। ठीक, और लगभग 10,000 के साल हमें लगे, लगभग 10,000 साल तो हमें पहली प्रिंटेड बुक, जिसको हम पहली प्रिंटेड बुक जो थी हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट वाज बाइबल, तो पहली प्रिंटेड बुक छापने में हमें लगभग 10,000 साल लग गए। लेकिन उस प्रिंटेड बुक से हमें ईमेल यानी कि जो डिजिटल फॉर्म में जो लिखते हैं ईमेल, उस पर आने में मात्र 200 से 250 साल ही लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, जो बौद्धिक जो विकास हुआ है, उससे हमने कई सारी क्रांतियां ये संभव हो पाई है। चाहे वो आप इसको औद्योगिक क्रांति कहें, ट्रांसपोर्टेशन के उसमें, चाहे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन कहें, ठीक है, चाहे आप बाजार के दृष्टिकोण से कहें, ये सभी संभव हो पाया इंसान के बौद्धिक विकास तथा समय के साथ अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के कारण। इसके साथ ही साथ हमें ऐसा क्लाइमेक्स कंक्लूजन हमें क्या आना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन। तो प्रकृति और मानव के बीच में एक बैलेंस, एक अप्रोच, बैलेंस, एक डेवलपमेंट होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ताकि ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे, ताकि हम पर्यावरण को हम एक सस्टेनेबल रूप में इस्तेमाल कर सकें तथा एक हार्मोनियस वे में उसको यूज कर सकें और इसका दुष्प्रभाव हमें पर्यावरण को बिल्कुल भी ना हो। इसके अन्यथा जो स्थिति अभी वर्तमान में हो रही है, आप देख सकते हैं कोरोना के कारण किस तरीके से पूरा विश्व जूझ रहा है, सारी विश्व की आर्थिक स्थिति एकदम धरातल पर पहुंच रही है धीरे धीरे। तो इस तरह की समस्या ना हो इसलिए हमें पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर रहना
रहेगा, ये सोच के साथ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बाकी नीचे जो ऑप्शन क्वेश्चन है आप इसको करते रहिए और कमेंट सेक्शन में मुझे सभी उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर कर डालिए। इसके साथ गुड बाय, जय हिंद एंड